Hello बच्चों, how are you? Hope you are doing great. You are good at your place. So let's start part 3 of your chapter number 2, biodiversity in plants and animals. The plant part we have already done. We will now do how to group animals just like plants. Let's start our reading. Animals too are significantly different from one another. प्लांट्स की तरह ही एनिमल्स भी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं, मीन्स काफ़ी हद तक डिफरेंट हैं एक दूसरे से. हाउ कैन वी ग्रुप सच अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स? अब इतनी सारी वेराइटी है एनिमल्स की बच्चों, तो हम इतने सारे एनिमल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उनको नेमिंग करेंगे, है ना. और उनके कॉमन फीचर्स को हमें देखना होगा यहाँ पर कि उनमें कौन से कॉमन फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे हम उनको ग्रुप कर सकते हैं. तो व्हाट वी विल लुक फॉर, वी विल आइडेंटिफाई सम, ऑब्जर्व सम कॉमन फीचर्स टू ग्रुप देम. ओके, इन एक्टिविटी 2.3 you have already set some basis for grouping animals. तो हमने टेबल एक्टिविटी 2.3 में भी ऐसा किया था कि कुछ एनिमल्स को ग्रुप किया था ऑन बेसिस ऑफ ऑन सम बेसिस, किसी आधार पे एनिमल्स को ग्रुप किया था. ठीक है, और वो था उनका फूड हैबिट, उनका हैबिटेट, उनका मूवमेंट, कि वो किस टाइप का मूवमेंट करते हैं, इधर दे वॉक, दे फ्लाई और दे स्विम. ओके, तो यही हम करते हैं. लेट्स स्टार्ट और एक्टिविटी 2.9. तो 2.9 एक्टिविटी से वी विल स्टार्ट. ठीक है, यू हैव रिकॉर्डेड द मूवमेंट ऑफ अ फ्यू एनिमल्स इन टेबल 2.2. तो हमने टेबल 2.2 में कुछ एनिमल्स की मूवमेंट को रिकॉर्ड किया था. यू मे हैव ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ अदर एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. आपने वहाँ पर ये भी देखा कि कैसे कैसे कुछ एनिमल्स बहुत ही अलग तरह से मूवमेंट करते हैं और कुछ एनिमल्स अलग तरह की मूवमेंट शो करते हैं. ठीक है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर हेयर, लॉट ऑफ एनिमल्स, वेरियस type of animals are there, variety of animals are here. You can see in the picture, you can see how they are moving, how they are walking, है ना. Some birds are flying in the sky, है ना. Some fishes are swimming in the pool or in the pond or the lake or the river. You can see frog is also here. Frog can hop, jump, and a rabbit is here. तो you can observe the movement of these animals. तो ऐसा ही कुछ टेबल हमने फिगर हमने पहले भी किया है और हमने ऑब्जर्व भी किया है एनिमल्स की मूवमेंट को. लेट अस नाउ थिंक अबाउट द टाइप ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स. तो अब हम स्पेशली जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ मूवमेंट इन एनिमल्स, कि एनिमल्स के अंदर किस टाइप की मूवमेंट जो है वो होती है. तो अ नंबर ऑफ, नाउ we are doing focus, we will focus mainly on movement in animals. Okay, a number of animals are shown in figure 2.7. as you can see, you can add more animals that you may have observed and create a poster on variety of animals. ये कह रहे हैं कि आप इनके अंदर कुछ और एनिमल्स ऐड कर सकते हैं एंड आप एक पोस्टर भी क्रिएट कर सकते हैं. देखिए, आपको क्रिएटिविटी का टास्क दिया है कि आपको पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं वेराइटी ऑफ एनिमल्स का. ठीक है, विच बॉडी पार्ट्स आर यूज्ड, और उसमें आप मेंशन भी कीजिए कि कौन से बॉडी पार्ट का इस्तेमाल ये एनिमल्स कर रहे हैं. ठीक है, आप इन द पोस्टर यू क्रिएटेड एंड दोज फॉर द मूवमेंट. तो कि मूवमेंट के लिए मतलब ये कौन से बॉडी पार्ट का यूज़ कर रहे हैं आप पोस्टर में वो क्रिएट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, राइट, उनके बॉडी पार्ट के मूवमेंट्स. नेक्स्ट है, देयर आर वेराइटी ऑफ एनिमल्स यू कैन सी हेयर. दिस इज एंट, काउ, बटरफ्लाई. ठीक है, ये सारे टेरेस्ट्रियल हैं. अर्थवर्म, मिलीपीड, सेंटीपीड्स जो होते हैं, बर्ड्स, एरियल हैं, क्रो, स्पैरो जो भी है. ठीक है, पिजन्स एंड दिस इज़ टॉर्टॉइज. ये टेरेस्ट्रियल है ना. तो टॉर्टॉइज और ये अपना स्नेक और फ्रॉग, ये सारे एक्वेटिक आ गए. ये एम्फीबियन है. ठीक है, तो ये एक्वेटिक है. डक और डक्स है, और फिर फिश है, फ्रॉग है, एंड उसके बाद कुछ प्लांट्स भी हैं जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं. फिर ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं यहाँ पे. तो दिस इज़ ऑल डाइवर्सिटी बेटा, दिस इज़ ऑल डाइवर्सिटी. ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स इन
in the surrounding, in this surrounding, living together, they are depend on each other for their survival. Okay, तो this is our biodiversity. Okay, तो ये एनिमल्स के बारे में अभी हम मूवमेंट की बात कर रहे थे. लिस्ट दीज एनिमल्स इन टेबल 2.5. अब आपको क्या करना है, इन एनिमल्स को टेबल 2.5 में लिस्ट करना है. ओके, नोट द वेज इन विच दीज एनिमल्स मूव एंड नेम द बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर द मूवमेंट. अब क्या करना है, पहले आपको लिस्ट बनानी है टेबल 2.5 में, एंड देन अब आपको देखना है कि ये एनिमल्स जो है वो किस तरीके से मूव करते हैं और इनके बॉडी पार्ट्स के नेम लिखने हैं जो मूवमेंट में यूज़ हो रहे हैं बॉडी पार्ट्स. सम एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको नीचे दिए गए हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मूवमेंट इन एनिमल्स एंड देयर बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व. ओके, तो दीज आर द नेम ऑफ एनिमल जो हमने ऊपर के पोस्टर पे देखे. एंड गोट, पिजन, हाउस फ्लाई, फिश, एनी अदर. ओके, तो टाइप ऑफ मूवमेंट एंड किस तरह की मूवमेंट कर रही है, एंड क्रॉलिंग करेगी. ठीक है, और बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर द मूवमेंट, एंड लेग्स का मूवमेंट करती है. और जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उसमें क्या 6 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए. गोट है तो गोट 4 लेग्स हैं तो वॉक्स एंड जंप, ये इस टाइप की मूवमेंट है. पिजन की किस टाइप की मूवमेंट है, पिजन कैन वॉक एंड फ्लाई. लेग्स और विंग्स यूज़ कर रहे हैं, लेग्स वॉकिंग के लिए, विंग्स फ्लाइंग के लिए. हाउस फ्लाई वॉक्स एंड फ्लाइज. ठीक है, लेग्स फॉर वॉकिंग एंड विंग्स फॉर फ्लाइंग. सिमिलरली फिश में किस टाइप का मूवमेंट है, तो वो स्विम कर रही है इन द वाटर, स्ट्रीमलाइन बॉडी है उसकी. एंड फिश हैज़ फिन्स, उसका टेल फिन है, कॉर्डल फिन है, कई तरह के फिन्स हैं. ठीक है, जिनकी हेल्प से वो स्विम करती है वाटर में. एंड एनी अदर एनिमल आप यहाँ ऐड ऑन कर सकते हैं, यहाँ से लेकर अर्थवर्म ले सकते हैं आप. ठीक है, अर्थवर्म का, बटरफ्लाई का एग्जाम्पल दे सकते हैं, फ्रॉग का एग्जाम्पल दे सकते हैं. तो ठीक है, अर्थवर्म जो है वो अपनी मॉइस्ट बॉडी से, है ना, अपना जो उसका सरफेस है, बॉडी सरफेस है, उसी के हेल्प से वो क्रॉल करता है. अर्थवर्म क्रॉल करता है ना, विद द हेल्प ऑफ इट्स स्किन या एब्डोमेन कह लो, एब्डोमेन है ना, लोअर सरफेस ऑफ द एब्डोमेन. तो आप स्नेक का भी एग्जांपल दे सकते हैं, यहाँ पे स्नेक भी क्रॉल ही करता है. ठीक है, तो कौन सी उसकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो यूज़ होते हैं, तो वो भी जो है वो अपनी क्रॉलिंग करता है. उसकी भी कोई लेग्स नहीं होती हैं, वो भी अपने बॉडी को, अपने एब्डोमिनल पार्ट जो उसका लोअर एब्डोमेन पार्ट होता है, नीचे की साइड वाला हिस्सा, उसको घसीटता है उस पे ज़मीन पे. राइट, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं इसको. और भी एग्जांपल्स हैं, ऊपर से आप लेकर उनको खुद फिल कीजिए. ठीक है, और खुद ऑब्जर्व कीजिए, एंड यू विल come to know in a more better way. You would understand the things. What conclusions can you draw from data given in the table 2.5? अब ये कह रहे हैं कि ये जो 2.5 टेबल है, इससे आपने क्या कंक्लूजन निकाला है, इससे आपने क्या कंक्लूजन निकाला है बच्चों. तो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स. आपने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स में डिफरेंट टाइप की मूवमेंट है. एनिमल्स क्या कर सकते हैं, दे फ्लाई, दे रन, दे क्रॉल, दे वॉक, दे हॉप और दे जंप. तो फ्रॉग जो है हॉप करता है, जंप करता है अपनी लेग्स के थ्रू, एंड सो ऑन. दे यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दे मे यूज विंग्स एंड लेग्स, दे ऑल्सो यूज for the movement. Here we have identified animals based on the type of movement and body parts used for the movement. तो यहाँ हमने आइडेंटिफाई किया कुछ एनिमल्स को और उनकी मूवमेंट को, और जिस बॉडी पार्ट से वो मूव कर रहे हैं वो कौन से बॉडी पार्ट का यूज़ कर रहे हैं मूवमेंट के लिए. हाउ कैन वी ग्रुप एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट. अब ये कह रहे हैं कि हम एनिमल्स को ग्रुप कैसे कर सकते हैं, उनकी मूवमेंट के आधार पे, उनकी बॉडी के कौन से पार्ट से वो मूव कर रहे हैं उसके आधार पे हम कैसे एनिमल्स को ग्रुप करें. तो एडिशनली मैनी एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर. कहते हैं कि एनिमल्स जो है वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं. उनके शेप, उनका बॉडी शेप, उनका बॉडी साइज, स्ट्रक्चर, उनका बॉडी का कलर, और भी बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पे हम एनिमल्स को क्या करते हैं, एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं. सम ऑफ दीज फीचर्स कैन ऑल्सो यूज टू ग्रुप एनिमल्स इन वेरियस वेज. तो इन फीचर्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं उनको ग्रुपिंग करने के लिए. ठीक है, लाइक प्लांट्स. तो
लाइक प्लांट्स, ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर डाइवर्सिटी। तो कहते हैं कि ग्रुपिंग, एनिमल्स की ग्रुपिंग क्यों करनी चाहिए प्लांट्स, जैसे हमने प्लांट्स को समझा था, अंडरस्टैंड किया था उनकी डाइवर्सिटी को, ठीक उसी तरह से हम एनिमल्स की डाइवर्सिटी, कि एनिमल कितने डाइवर्स हैं, कितनी वेराइटीज़ है, कितनी स्पीसीज़ है, ठीक है, तो हम उनको देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसीलिए ग्रुपिंग ज़रूरी है, और ग्रुपिंग करने से एनिमल्स की हम उनको ईज़िली स्टडी कर सकते हैं, उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, द वे दे मूव, द फूड दे ईट, है ना, और द वे दे लिव इन देयर हैबिटेट एंड द टाइप ऑफ हैबिटेट, ठीक है, जैसे कि टाइप ऑफ हैबिटेट के बेसिस पे भी एनिमल्स को कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है, जैसे टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, एरियल, ठीक है, बर्ड्स आर एरियल, दे लिव ऑन ट्री, है ना, तो इस तरह से, और फिशेस एक्वाटिक हैं तो दे लिव इन वाटर, एंड कैमल, है ना, कैमल इज़ डेजर्ट एनिमल, तो वो भी टेरेस्ट्रियल की कैटेगरी में आ जाएगा, वॉकिंग करता है, लेग्स की हेल्प से मूव करता है, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर, उसका शेप, उसकी साइज़, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करके एनिमल्स को ग्रुप कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ हेयर, नो अ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट को जानना है, किसी साइंटिस्ट के बारे में। जानकी अमाल जी हैं एक साइंटिस्ट, आपके सिलेबस में दिया गया है, अब आपको साइंटिस्ट भी पता होने चाहिए, अपने इंडियन साइंटिस्ट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग अपनी बुक्स में सिर्फ फॉरेन साइंटिस्ट को ही पढ़ते थे या सुनते थे उनकी पिक्चर्स, लेकिन ये बहुत ही अच्छा एक अपडेट है आपकी जो नई एनसीईआरटी है क्यूरियोसिटी, उसके अंदर हम अपने कंट्री के बहुत सारे साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन को, उनके वर्क को देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह का काम किया है, ठीक है, और वो साइंटिस्ट जो हैं वो कितने डेडिकेट होके उन्होंने हमारे एनवायरनमेंट के लिए या हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए डॉक्यूमेंट बनाए हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे यही सब कुछ दिया हुआ है, जानकी अमाल जी 1897 टू 1984, तो ये 1897 से ये इनका बर्थ हुआ और 1984 तक जब इनकी डेथ हुई होगी तब तक इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा हमारी सोसाइटी में, हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो शी वॉज एन इंडियन बोटैनिस्ट, वो क्या थी, एक बोटैनिस्ट थी। बोटैनिस्ट क्या होता है बच्चों, ये होता है प्लांट्स की स्टडी जो पर्सन करता है, बॉटनी, बॉटनी इज स्टडी ऑफ प्लांट्स, और बोटैनिस्ट हो गया द पर्सन हु स्टडी प्लांट्स, ओके। तो शी वॉज एन इंडियन बोटैनिस्ट डेडिकेटेड टू एनवायरमेंटल वर्क बहुत किया इन्होंने, एंड हेल्प टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व इंडियाज़ रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी, और इन्होंने काफ़ी मदद की कि अपनी इंडिया की जो रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करके रखा जाए, ठीक है। शी प्लेड अ की रोल, और इनका की रोल किस में था, टू सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट जो चला था उसमें इनका मुख्य योगदान रहा। एज द हेड ऑफ बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI की हेड भी रह चुकी हैं, और उसके नाते शी इनिशिएटेड, इन्होंने क्या शुरुआत की, शी इनिशिएटेड प्रोग्राम्स टू डॉक्यूमेंट द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया, डॉक्यूमेंट बनाए, दस्तावेज बनाए, जिन डॉक्यूमेंट्स में इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स के बारे में लिखा, बहुत सारे प्लांट्स के बारे में जानकारी दी है, ओके। तो ये थी जानकी अमाल जी। कौन थी बच्चों ये, एक बार फिर से जान लेते हैं। शी वॉज एन इंडियन बोटेनिस्ट एंड शी वॉज डेडिकेटेड टू द एनवायरमेंटल वर्क, एंड शी हेल्प्ड टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व India's rich plant biodiversity. She preserves India's rich plant biodiversity, and she played a key role in to save Silent Valley movement. As the head of Botanical Survey of India BSI, full form है B से Botanical, S for Survey, I for India. Botanical Survey of India, इसका कई बार शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो वो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हेड थी, एंड शी इनिशिएटेड प्रोग्राम्स टू डॉक्यूमेंट प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ओके।
come to next page, that is page number 23. This is another success story, Save Silent Valley movement. अब देखिए जो साइलेंट वैली की हम बात कर रहे हैं, ये साइलेंट वैली कहाँ पर है? तो देखिए इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि दिस साइलेंट वैली इज़ लोकेटेड इन पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। केरला की पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में है ये। और ये साइलेंट वैली क्या है? ये एक फॉरेस्ट है, एक फॉरेस्ट है वहाँ पे पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में। तो ये इसकी रियल सक्सेस स्टोरी है। ओके, राइट, सॉरी, इट इज़ अबाउट प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ अ मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये किसके बारे में है? प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ अ मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। तो ये साइलेंट वैली किसके बारे में है? ये स्टोरी कि जो हमारी अनटच्ड ब्यूटी है एक मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट की, उसके बारे, उसको प्रिजर्व करने की ये एक स्टोरी है। ठीक है, और ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मॉइस्ट फॉरेस्ट है, हमेशा मॉइस्ट रहता है तो एवरग्रीन तो होगा ही। अगर यहाँ पे मॉइस्चर है, गीला रहता है, तो इसके जो पेड़ पौधे हैं वो हरे रहेंगे हमेशा, इसीलिए इसको बोला गया है मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसको प्रिजर्व करना, इसकी ब्यूटी को प्रिजर्व करना और इसकी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना, ये जो है साइलेंट वैली मूवमेंट का मुख्य ऑब्जेक्टिव था, मुख्य उद्देश्य था, मेन ऑब्जेक्टिव था बच्चों। द नाउ फेमस साइलेंट वैली वाज सेव्ड बाय अ रिमार्केबल मूवमेंट लेड बाय कॉमन पीपल हु वर नॉट इवन रिजाइडिंग इन द विसिनिटी ऑफ द फॉरेस्ट। कहते हैं कि द नाउ फेमस साइलेंट वैली, अब जो ये साइलेंट वैली इतनी फेमस है, तो ये जो है ये इसी रिमार्केबल मूवमेंट की वजह से ये साइलेंट वैली अब तक बची हुई है। और इसमें कॉमन आम आदमी का, कॉमन पीपल का, जो उस फॉरेस्ट की विसिनिटी में भी नहीं रहते थे, मतलब विसिनिटी होता है नेबरहुड में, मतलब ये इस जंगल के आसपास भी नहीं रहते थे, उन लोगों ने, उन आम आदमियों ने इसको बचाने के लिए एक रिमार्केबल मूवमेंट, एक आंदोलन जो कभी नहीं भूला जा सकता, ठीक है, इस वैली को बचाने के लिए किया। एंड द बैटल अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम अक्रॉस द कुंथी पूजा रिवर परसिस्टेड फॉर 10 years। कहते हैं कि ये जो बैटल था ना, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, प्रपोजल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम अक्रॉस द कुंथी पूजा रिवर। कुंथी पूजा रिवर है एक वहाँ पे केरला में, तो वहाँ पे 10 सालों तक ये लड़ाई चली। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम वहाँ पे बनाने लगे थे कुंती पूजा रिवर पर, तो अगर उस डैम को बनाया जाता तो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी थी उसको नुकसान हो सकता था। तो ये ना बने, इस बैटल को लड़ने के लिए इन लोगों को 10 साल लग गए। ठीक है, तो एट दैट टाइम पीपल यूज्ड ऑल पॉसिबल अवेलेबल मीन्स सच एज वाइड स्प्रेड अवेयरनेस। तो उस टाइम पर उन लोगों ने सभी पॉसिबल, जितने भी उनके साधन थे, सभी को यूज़ कर लिया, सभी एफर्ट्स कर लिए और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स उन्होंने किए ताकि लोगों को अवेयर किया जाए इस चीज़ के बारे में कि अगर वहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स बनेंगे और ये प्रोजेक्ट चलेगा तो हमारी बायोडाइवर्सिटी, हमारे प्लांट्स, हमारी एनिमल, फ्लोरा, फौना, वेजिटेशन को बहुत नुकसान होगा। ठीक है, और इसकी अवेयरनेस प्रोग्राम्स उन्होंने बहुत सारे किए। लेटर्स टू एडिटर्स, ठीक है, और लेटर्स भी लिखे एडिटर्स को, यानी पत्रकारों को कुछ लेटर्स, आर्टिकल्स वगैरह दिए न्यूज़पेपर्स में, सेमिनार्स कंडक्ट किए, पेटिशंस एंड अपील्स की कोर्ट में, ठीक है, रिक्वेस्ट की कोर्ट में, और कुछ एप्लीकेशंस भी दी कोर्ट में, लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में गया ये मामला, और द मूवमेंट वॉज सक्सेसफुल। और फिर बाद में ये मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ इन सेविंग द साइलेंट वैली। ठीक है बेटा, तो साइलेंट वैली जो आपका जो ये नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली केरला में है, और इसको सेव करने के लिए वहाँ कॉमन पीपल जो था, जो कि उसके आसपास भी नहीं रहता था जंगल के, उनको इस चीज़ की भनक लग गई कि वहाँ पर ऐसे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बन रहा है ना, और कुंथी पूजा रिवर पर, और हमें इसको जो है वो बायोडाइवर्सिटी को सेव करना है। ठीक है, हमारा बहुत ही ब्यूटी को इन्हेंस करने वाला ये फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ठीक है, तो ये थी सक्सेस स्टोरी सेव साइलेंट वैली मूवमेंट की। यू मस्ट नो के ये जीके के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। कि प्लांट्स और एनिमल्स
जो प्रेजेंट होते हैं हमारी डिफरेंट सराउंडिंग्स में। अलग अलग सराउंडिंग्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, जो हैबिटेट है प्लांट्स और एनिमल्स के, ठीक है, वो अलग अलग हैं। कुछ देखो जैसे यहाँ नीचे उन्होंने शो किया हुआ है कि अ फिश स्विम इन वाटर एंड अ गोट वॉक्स ऑन द ग्राउंड, कि कुछ एनिमल्स ग्राउंड पे रहने वाले हैं, ज़मीन पे रहने वाले हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, कुछ वाटर में रहने वाले हैं लाइक फिश, ठीक है। तो ये सब कुछ दिखाया हुआ है आपको यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू, you can understand this. I'm sorry. Now let's start reading. You might have observed during nature walk. जब आप नेचर वॉक कर रहे थे उस दौरान आपने ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, की अलग तरह के एनिमल अलग तरह की सराउंडिंग्स में रहते हैं। एंड यू हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, और टेबल 2.5 में आप सब ने एनिमल्स की मूवमेंट को रिकॉर्ड किया। डज द मूवमेंट ऑफ दीज एनिमल डिपेंड अपॉन देयर सराउंडिंग्स? क्या अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या जो मूवमेंट है इन एनिमल्स की ये इनकी सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करती है? यस, सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करेगी। फिश अगर वाटर में रह रही है तो उसकी मूवमेंट उस वाटर के अकॉर्डिंग ही होगी, वो पानी में स्विम करेगी। उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी, ये आप देख रहे हैं, तो इसकी फ़िश की जो है ये स्ट्रीमलाइन बॉडी है, कुछ स्पिंडल टाइप बॉडी है इसकी, आगे से नुकीली है, बीच में से ब्रॉड है और पीछे से फिर से नुकीली है यानी नैरो है, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्ट्रीमलाइन बॉडी है ना, सो दैट जो है वो कम से कम रेजिस्टेंस इसको वाटर से रहे और ये इजीली स्विम कर सके पानी में, ठीक है। तो ये इनकी मूवमेंट जो है डिपेंड करती है अपॉन द सराउंडिंग वेयर दे लिव, ओके। तो लेट अस कंसिडर एग्जांपल्स ऑफ फिशेस एंड गोट। तो फिश का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि फिश लिव इन वाटर एंड दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, ठीक है। तो उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, फिन्स होते हैं फॉर द मूवमेंट इन वाटर, फिन्स भी होते हैं। तो गोट्स का क्या है, ये ग्रासी लैंड में रहती हैं, ग्रासी एरियाज में, एंड दे मूव विद द हेल्प ऑफ लेग्स। एंड द साइज एंड शेप ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम वन अनदर। अभी साइज और शेप तो डिफर करता ही है, फिश का जो शेप है वो स्ट्रीमलाइन शेप है, ठीक है। और इसका कैसा है, इसका है गोट का, देखो इस तरह का कुछ शेप है इसका, राइट। 4 लेग्स हैं इसकी जिसके ऊपर ये वॉक कर सकती है, तो इसकी मूवमेंट ग्राउंड के बेसिस पे बनी हुई है। ये स्विम नहीं कर सकती है 4 लेग्स के साथ में, तो यू कैन सी द डिफरेंस अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स, ठीक है। तो दीज आर द बॉडी पार्ट्स ऑफ दीज एनिमल्स। फिन्स आर द बॉडी पार्ट ऑफ द फिश थ्रू विद द हेल्प ऑफ विच इट स्विम्स, एंड दीज लेग्स आर द बॉडी पार्ट विच हेल्प द गोट टू वॉक ऑन ग्राउंड, ओके। तो फिन्स की हेल्प से फिश ग्राउंड पे नहीं रह सकती, और लेग्स की हेल्प से गोट जो है, सॉरी गलत बोल गई, फिन्स की हेल्प से गोट ग्राउंड पे नहीं रह सकती, ठीक है। तो और फिश में अगर लेग्स हों तो वो पानी में नहीं रह सकती। तो दोनों के फीचर्स में डिफरेंस है, और ये डिपेंड करता है इनकी सराउंडिंग के ऊपर, ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी 2.10, लेट अस कंपेयर एंड एनालाइज। आइए कंपेयर करें, एनालाइज करें, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे और एनालाइज करेंगे। लुक एट टेबल 2.6। अब देखिए ये वाला टेबल जो 2.6 है, इसको देखिए, एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, कि कुछ एनिमल्स और प्लांट्स जो डिफरेंट सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ से शुरू करते हैं, रिक्रिएट अ सिमिलर टेबल ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक ये इस तरह का जो टेबल है वो आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर रिक्रिएट कीजिए अपने ब्लैक बोर्ड पे बनाइए इसको, ठीक है। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 जो भी आप एनिमल्स प्लांट्स लिखना चाहते हैं। इन द डेजर्ट एनिमल्स के बारे में कैमल है, ठीक है। और जो माउंटेन में ट्रीज़ है, एक ट्री ले लिया, एक इन्होंने एग्जांपल एनिमल का ले लिया, ठीक है। एक इन द ओशियन, ये इन्होंने हैबिटेट के बेसिस पे, यानी कि इनकी जो डिफरेंट सराउंडिंग्स है ना, सराउंडिंग के बेसिस पे इन्होंने एनिमल और प्लांट्स को ग्रुप किया है, ठीक है। तो ये सराउंडिंग है डेजर्ट, ठीक है। यहाँ पे है माउंटेन्स, यहाँ पे है ओशियन, यहाँ पे फॉरेस्ट, ठीक है। और कोई रीजन भी आप ले सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे प्लेन्स ले सकते हैं, या आप पोलर रीजन ले सकते हैं, ठीक है। पोलर रीजन ले सकते हैं। तो अभी देखते हैं, तो डेजर्ट में कैमल रहता है, ठीक है। माउंटेन्स पे देवदार ट्री, ठीक है। देवदार ट्री जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कॉनिकल शेप में, बड़े बड़े, ठीक है, टॉल ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, हिमालयन रीजन्स में। इन द ओशियन फिश ले लिया इन्होंने, ठीक है। व्हेल ले सकते हैं आप,
शार्क ले सकते हैं ना ओशंस में, और इन द फॉरेस्ट लॉइन, और एनी अदर रीजन में। चलो मैंने पोलर रीजन ले लिया, पोलर रीजन में पेंगुइन्स पाए जाते हैं, पोलर बियर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ले सकते हैं जो स्नोई रीजन्स होते हैं, जैसे हिमालयस वगैरह, तो वहाँ पे याक होते हैं, एंड एनी अदर। और आप यहाँ पे कोई और सराउंडिंग भी ले सकते हैं, और उनके बेसिस पे आप एनिमल्स, प्लांट्स, जो भी आपको पता है आप वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने दिया व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वेरियस रीजन्स। तो आपके क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, आपने क्या नोटिस किया प्लांट्स और एनिमल्स जो अलग अलग जगहों पे पाए जा रहे हैं। डिस्कस करो इन सब ऑब्जर्वेशंस को अपने क्लासमेट्स के साथ में, ठीक है। एंड you might observe from table 2.6 that the plants and animals found in one kind of region are different from those found in another kind of region। बहुत ऑब्वियस है कि एक रीजन में जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो दूसरे रीजन के प्लांट्स से काफ़ी अलग होते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने इस टेबल 2.6 से क्या सीखा, ऊपर ये जो टेबल है कि प्लांट्स और एनिमल्स विच आर फाउंड इन वन काइंड ऑफ रीजन दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम दोज फाउंड इन द अनदर काइंड ऑफ रीजन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कैक्टस। कैक्टस जो है वो कहाँ पे है, डेजर्ट में, ठीक है। और कैक्टस के अंदर कुछ अडेप्टिव फीचर्स हैं जिसकी वजह से वो डेजर्ट में रह पा रहे हैं। तो वो अडेप्टिव फीचर्स कौन से हैं बच्चों, थिक एंड फ्लैशी स्टेम, ठीक है। इसकी जो ये स्टेम आप देख रहे हैं ये कितनी मोटी है और है ना फ्लैशी है। फ्लैशी का मतलब होता है कि अगर आप इसको तोड़ोगे, थोड़ा बेंड करोगे तो क्या होगा, इसमें से वाटरी सब्सटेंस निकलेगा, तो काफ़ी सारा वाटर इसमें से निकलेगा, तो इसीलिए इसको फ्लैशी कहा गया है, ठीक है। पानी स्टोर करके रखती हैं ये स्टेम्स, ठीक है, कैक्टस की। इस तरह से नेक्स्ट एक, अगर इसके कंपैरिजन में हम कंपेयर कर रहे हैं ना, इसके कंपैरिजन में हम इसको देखते हैं, ये एक देवदार का, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये किस चीज़ का है, देवदार का, जो कहाँ पाया जाता है, हिमालयन रीजन में देवदार ट्री, ठीक है। तो ये जो देवदार ट्री है माउंटेन्स वाला, हिमालयस वाला, हिमाचल या जम्मू कश्मीर इस तरह की जगह पे आप चले जाओ तो ये देखो कोनिकल शेप है, बिल्कुल कोनिकल शेप है, ठीक है। और ये सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये देवदार प्लांट डेजर्ट में नहीं सर्वाइव कर सकता, और कैक्टस प्लांट जो है वो हिमालयन रीजन्स में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। होता है लेकिन वो डिफरेंट टाइप का होता है, उसका स्ट्रक्चर, उसका शेप, उसके लीव्स भी डिफरेंट टाइप के होंगे, ठीक है। तो एक डेजर्ट वेजिटेशन और एक माउंटेन वेजिटेशन में बहुत फ़र्क होता है। During a discussion in the classroom, Alex recalls that he observed cactus plants with thick and fleshy stems in the desert of Rajasthan। तो ये कैक्टस कहाँ पे, देखो एलेक्स रिकॉल करवा रहा है कैक्टस के बारे में जो उसने ऑब्जर्व किया है कि इनकी थिक और फ्लैशी स्टेम्स होती हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन डेजर्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। इसके बाद माया क्या बोल रही है, माया शेयर्स शी सॉ देवदार ट्रीज इन द हिमालयस ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब माया कह रही है कि उसने देखे हैं देवदार के बहुत बड़े बड़े पेड़, ऊंचे ऊंचे पेड़ हिमालयस में, यानी हिमाचल प्रदेश में। एंड दीज ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप, और इनकी शेप कैसी होती है, कॉनिकल शेप होती है एंड फ्लेक्सिबल होती है, कॉनिकल शेप एंड फ्लेक्सिबल एंड स्लोपिंग इनकी ब्रांचेस होती हैं, ओके। नोटिस दैट दीज टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स, अब ये जो दो टाइप के प्लांट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, कैक्टस और देवदार, तो फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स, ठीक है। तो ये जो दो टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं ये अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं, एंड दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और ये डिफरेंट भी हैं एक दूसरे से। वाई इज़ इट सो, ये कह रहे हैं कि वाई दीज टू टाइप ऑफ प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट रीजन्स इन विच दे आर फाउंड, ठीक है, ड्यू टू सम डिफरेंट फीचर्स ऑफ दीज प्लांट्स, क्योंकि इन प्लांट्स के फीचर्स ही डिफरेंट है, ठीक है। ये कॉनिकल शेप का है ना, और इसकी लीव्स बहुत नैरो हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्वेंटली बर्फ़ पड़ती है हिमालयन रीजन में। तो बर्फ़ जो है वो क्या करेगी, जैसे ही इनके ऊपर गिरेगी, इनकी कॉनिकल शेप ऐसी है कि जैसे ही स्नोफॉल होगा तो वो स्नो दैट गेट स्लिप ऑफ, ठीक है, फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ दीज ब्रांचेस और लीव्स ऑफ दीज ट्रीज, ओके। और
क्योंकि इसीलिए तो बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है, तो ये प्लांट्स को कोई इनकी ग्रोथ में कोई नुकसान ना हो, ग्रोथ रुके ना, या है ना, या इनको कोई नुकसान ना पहुँचे। तो देखो नेचर ने इनकी शेप को कुछ इस तरह से बनाया है, क्योंकि ये कुछ ऐसे एरिया में है जहाँ स्नोफॉल होता है, रेन होता है, तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है। ओके, एंड why does biodiversity of a region vary from, wait, why is it so and why does biodiversity of a region vary from that of another? अब ये कह रहे हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है किसी एक रीजन की, वो वेरी क्यों करती है किसी दूसरे रीजन की बायोडाइवर्सिटी से। भाई करेगी, ज़रूर करेगी, क्यों नहीं करेगी, है ना। अभी हमने देखा कैक्टस और देवदार का एग्जाम्पल, है ना। तो लेट अस फाइंड आउट। तो अब ये नीचे बता भी रहे हैं, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर इज़ अवेलेबल इन केस ऑफ डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट्स में पानी बहुत कम अवेलेबल होता है ना। एक हॉट डेजर्ट में, जब हॉट डेजर्ट होता है वहाँ पे दिन के दौरान बहुत गर्मी होती है, ठीक है, वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट, और नाइट के दौरान बहुत ठंड होती है। तो देयर फॉर यू विल फाइंड प्लांट्स एंड एनिमल इन दीज एरियाज दैट कैन टॉलरेट एंड सर्वाइव बोथ द हॉट कंडीशन ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड कंडीशंस एट नाइट। तो वहाँ पर इसलिए ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो दिन के दौरान की गर्मी को बर्दाश्त कर सकें और कैन टॉलरेट एंड सर्वाइव कर सके इन द हॉट कंडीशंस ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड कंडीशंस एट द नाइट। तो इसीलिए जो फ्लैशी स्टेम होता है प्लांट्स का, that is found in desert plants for storage of water, which help them to tolerate such a extreme hot conditions in these places. Okay, so this is the answer of this question. Okay, कि desert plants में बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण इनकी जो स्टेम होती है बहुत ही ज़्यादा थिक होती है, उसमें वाटर स्टोर रहता है, ताकि दिन के दौरान की जो गर्मी है उसकी वजह से इनका जो पानी है वो सूखे नहीं और ये सरवाइव कर पाएँ, ये ड्राई ना हो प्लांट्स, ठीक है। इसलिए इनकी स्टेम फ्लैशी होती है एंड दे कैन स्टोर वाटर विच हेल्प देम टू टॉलरेट हॉट कंडीशंस। तो बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन मार्क इट, you can mark, star mark this whole paragraph is very very important, star mark कर दो इसको और ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंटेन्स के केस में देखते हैं। माउंटेन्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स, माउंटेन इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन एक्सपीरियंस फ्रिक्वेंट स्नोफॉल, वहाँ पे कॉन्टीन्यूस स्नोफॉल होता है या बार बार स्नोफॉल होता है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सच कंडीशंस, इन कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए तो वहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं दे हैव द एबिलिटी टू लेट द स्नो स्लाइड ऑफ, इनमें एबिलिटी होती है ये स्नो को ईजिली स्लाइड ऑफ कर सकते हैं, स्नो ईजिली स्लाइड ऑफ हो जाता है। इनकी जो शेप होती है कुछ कॉनिकल शेप जो होती है, स्लोपिंग ब्रांचेस जो होती हैं देवदार की, दैट मेक्स और इनेबल दैम टू डू सो ईजिली, ठीक है। तो दिस इज़ द एबिलिटी इन देवदार प्लांट्स विच आर conical shape and the branches are sloping, so that the snow frequent snowfall takes place there, took place there, take place there, so the snow gets slide off easily, ठीक है। तो ये इसीलिए ताकि वो सर्वाइव कर पाए। इनकी शेप ऐसी होती है और इनकी ब्रांचेस जो हैं वो स्लोपी होती हैं, कॉनिकल शेप होती है। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट बायोडाइवर्सिटी वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन बिकॉज ऑफ डाइवर्स कंडीशंस। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो एक रीजन से दूसरे रीजन में वेरी करती है, ठीक है। एक रीजन से दूसरे रीजन में वेरी करती है बायोडाइवर्सिटी, यानी किसी एक रीजन में, यानी माउंटेनियस रीजन में की जो वेजिटेशन होगी, की जो प्लांट्स होंगे वो कुछ डिफरेंट तरह के दिखते होंगे, ठीक है। उनका शेप, साइज़, हाइट, उनके पत्तों की हाइट, उनके पत्तों का शेप और उनकी जो लेंथ है ना, वो मतलब तो हर रीजन की। और जिस तरह से आप डेजर्ट में देख लीजिए तो कंटीले पौधे होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, और कैक्टस जैसे प्लांट्स होते हैं। और इधर आप माउंटेनियस रीजन में देख लो कितना हरा भरा रहता है सारा फॉरेस्ट, और बहुत ऊंचे ऊंचे देवदार के, चीड़ के प्लांट ट्रीज़ होते हैं और ग्रीनरी होती है, हर्ब्स होते हैं बहुत सारे। तो इसीलिए तो कहा गया है कि बायोडाइवर्सिटी वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन because of the diverse climatic conditions also, okay।
तो लुक एट द इमेजेस ऑफ कैमल। अभी नीचे अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि डेजर्ट एरिया के ही हैं दोनों कैमल्स। तो एक तरफ जो कैमल है वो कहाँ पे रह रहा है, हॉट डेजर्ट में रह रहा है, ठीक है, ऑफ राजस्थान। और दूसरी तरफ एक कैमल है जो कि कोल्ड डेजर्ट का कैमल है, जो कि लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट का कैमल है। देखो अब इन दोनों डेजर्ट्स के अगर हम बात करें तो आपको इनमें क्या डिफरेंस लग रहा है इफ़ यू ऑब्जर्व देम केयरफुली। यहाँ पे देखो ये जो राजस्थान के हॉट डेजर्ट का कैमल है इसका एक ही हम्प है, यहाँ पे ये हम्प आपको दिख रहा होगा, ये जो एरिया आपको उभरा हुआ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो कोल्ड डेजर्ट लद्दाख वाला जो कैमल है इसके देखो बॉडी पे आपको यहाँ पे एक हम्प ये है और एक हम्प जो है वो ये दिख रहा है, दो हम्प दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हम्प है, यहाँ पे 2 हम्प हैं भाई। जो कोल्ड डेजर्ट में रहने वाले कैमल्स हैं इनके पास 2 हम्प है और यहाँ पे जो है उनके पास एक हम्प है। ऐसा क्यों है और हम्प होता किस लिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। लेट अस स्टडी, ठीक है, देखते हैं, रीड करते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्यों है इनकी बॉडीज़ में इतना डिफरेंस, ठीक है। सिर्फ इतना फ़र्क है तो ये दोनों कैमल है, ठीक है। वैरायटी ऑफ ये वैरायटी डिफरेंट है लेकिन एनिमल तो वही है, कैमल है, ठीक है। मतलब कह लो आप जीनस तो वही है लेकिन स्पीशीज़ अलग है। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण ही इनकी बॉडी डिफरेंट है, क्योंकि उनको इसको ठंड में रहना है और इसको गर्मी में रहना है, तपती धूप में रहना है। इसकी लेग्स भी देखो कितनी लंबी लंबी हैं और इसकी टांगें देखो कितनी छोटी हैं, आप ये चीज़ नोट करो। और इसकी गर्दन देखो किस तरह से आपको लग रही है और इसकी भी गर्दन देखो कितनी लंबी है और ये कितना पतला सा है और ये मतलब कितना पतला सा जानवर है ना, हाइट वाइज लंबा है और ये थिक है। इसकी बॉडी पे कितने लंबे लंबे हेयर हैं, है ना, इसका थिक फर है, इसका थिन फर है, छोटे छोटे हेयर हैं बॉडी पे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। और यहाँ पे देखो ये इसके टांगे देखो और इसके पैर देखो यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम अगर इसके पैर देखें तो कितने छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा वाइडर एरिया नहीं है इनका, ठीक है। लेकिन इधर हम देखो तो इधर कितने ब्रॉड हैं इनके फीट जो है, ठीक है, इतने ब्रॉड हैं, चपटे हैं, वाइड हैं इस वाले कैमल के। तो देर आर सो मैनी फीचर्स दैट इनेबल देम टू सर्वाइव इन दीज पर्टिकुलर कंडीशंस और क्लाइमेटिक कंडीशंस कह लो या फिर एनवायरनमेंट या सराउंडिंग कह लो, ठीक है। लुक एट द इमेजेस ऑफ कैमल, look at the images of camel from the hot desert of Rajasthan and a camel from the cold desert of Rajasthan and a camel from cold desert of Ladakh. What are the differences you observe between them? What advantages do these differences provide them? तो कहते हैं कि ये जो differences है ये कौन से advantages, कौन से फ़ायदे इन कैमल्स को प्रोवाइड करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। द कैमल ऑफ द हॉट डेजर्ट हैज़ लॉन्ग लेग्स। अब देखिए ये हॉट डेजर्ट का कैमल है, ये वाला हॉट डेजर्ट का कैमल है। अब देखिए इसकी लेग्स, ठीक है, देखना है यहाँ पे लॉन्ग लेग्स। ये देखो हॉट डेजर्ट कैमल, पॉइंट्स नोट करते चलिए। हॉट डेजर्ट कैमल फीचर्स लॉन्ग लेग्स विद वाइड हूफ्स, बिकॉज इसको रेत में रहना है, ठीक है, और रेत में रहने के लिए इसको वाइड हूफ्स चाहिए, ठीक है। बहुत गर्मी होती है ना, बहुत गर्म और रेत होती है दिन के दौरान में। इसकी लंबी लंबी टांगे हैं, है ना। एलेक्स शेयर्स दैट हिज ग्रैंड मदर टोल्ड, उसकी ग्रैंड मदर ने क्या बताया था कि ये जो लॉन्ग लेग्स होती हैं और इनकी वाइड हूव्स होती हैं, दे हेल्प दीज कैमल्स टू वॉक ऑन सैंड ईजीली, सैंडी डेजर्ट विदाउट सिंकिंग इन टू द सैंड, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड द हाइट एंड लेग्स ऑफ, अभी दूसरे कैमल को हम देख लेते हैं। On the other hand, the height and legs of camel of cold desert, they are comparatively shorter and found in hot than those found in hot desert. कहने का मतलब है कि इनकी जो legs हैं कोल्डर वाले कैमल्स की छोटी हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। बस आपको दिखाने के लिए एक बार मैं रीड कर रही हूँ। दीज शॉर्ट लेग्स अलाउ देम टू वॉक ईजिली। अब ये छोटी छोटी लेग्स जो हैं वो इनको आसानी से बर्फीले माउंटेनियस रीजन्स में चलने देती हैं, शॉर्ट लेग्स, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इन डेजर्ट्स फूड इज़ नॉट अवेलेबल ईजीली, कि आपको फूड भी ईजीली अवेलेबल नहीं होता है डेजर्ट्स के अंदर। कैमल्स क्या करते हैं, जब फूड अवेलेबल नहीं होता है तो ये अपने हम्प्स में फूड स्टोर कर लेते हैं। तो ये जो इनके हम्प्स की यहाँ पे बात आई थी कि एक हम्प है हॉट डेजर्ट कैमल राजस्थान वाले कैमल में, लद्दाख वाले कैमल यानी कोल्ड डेजर्ट वाले कैमल में 2 हम्प्स हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने हम्प में
अपने हम्प में क्या स्टोर करके रखते हैं, फूड स्टोर करके रखते हैं. कैमल्स फाउंड इन द हॉट डेजर्ट हैव वन हम्प. हॉट डेजर्ट वाले कैमल में क्या है, वन हम्प है, एंड दैट हेल्प देम टू सर्वाइव ड्यूरिंग द स्कैरसिटी ऑफ फूड, जो कि उनकी मदद करता है जब फूड की कमी रहती है तो इस हम्प से ये रिजर्व फूड को कंज्यूम करते हैं, उससे एनर्जी लेते हैं. एंड द कैमल्स विच आर फाउंड ऑन, और ऐसे कैमल्स जो कि कहाँ पाए जा रहे हैं, कोल्ड डेजर्ट में पाए जा रहे हैं, दे हैव 2 हम्प्स ईच. ठीक है. एंड दीज 2 हम्प्स श्रिंक इन लेट विंटर्स. लेट विंटर्स होती हैं, जब विंटर्स काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों पर होती है, उस वक्त ये श्रिंक कर जाते हैं दोनों ही हम्प्स, बिकॉज देयर इज़ नॉट मच फूड, क्योंकि ज़्यादा फूड अवेलेबल नहीं होता कोल्ड डेजर्ट में, इसलिए दे हैव टू यूज़ दिस फूड स्टोर्ड इन देयर हम्प्स ड्यूरिंग दैट टाइम. तो कोल्ड डेजर्ट में जब फूड अवेलेबल नहीं होता तो इन हम्प्स में से ही ये फूड जो स्टोर किया होता है इन्होंने, उसी से ये एनर्जी लेते हैं. मोर ओवर दे ग्रो लॉन्ग हेयर्स. इनके जो है वो क्या होते हैं, लंबे लंबे हेयर होते हैं, हेड से लेके नेक तक, पूरा हेड से लेके नेक तक ढके होते हैं. थिक फर होता है जिसको हम बोलते हैं, विच हेल्प देम टू सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कोल्ड विंटर ऑफ लद्दाख. ओके. तो ये लद्दाख की कोल्ड विंटर में, एक्सट्रीम कोल्ड विंटर में सर्वाइव कर सकते हैं. तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए कि यहाँ से कंपैरिजन पूछा जा सकता है आपसे कि हॉट डेजर्ट कैमल और कोल्ड डेजर्ट कैमल कैसे अडेप्ट करते हैं, वो क्यों इतने अलग दिखते हैं, उनके पास हम्प्स अलग अलग होते हैं. हॉट डेजर्ट वाले कैमल के पास एक हम्प है, तो उधर कोल्ड डेजर्ट वाले कैमल के पास 2 हम्प्स हैं, है ना. तो हम्प्स का रोल क्या होता है इनकी बॉडी में, जब फूड अवेलेबल नहीं होता तो ये हम्प्स के अंदर फूड स्टोर कर लेते हैं और उस फूड को ये यूज़ करते हैं एट द टाइम ऑफ स्कैरसिटी ऑफ फूड. ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट, व्हाट अदर फीचर्स कैन हेल्प कैमल्स टू सर्वाइव. अब कुछ और फीचर्स की बात हो रही है जो कि कैमल्स को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं डेजर्ट में. ठीक है. अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो स्टार्ट शेयरिंग देयर ऑब्जर्वेशंस. काशी फ्रॉम राजस्थान सेज दैट कैमल्स. अब एक बच्चा काशी है, वो भी राजस्थान का ही रहने वाला है, वो कहता है कि कैमल्स जो है ना वो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन सिक्रीट करते हैं. ठीक है. वो जो यूरिन सिक्रीट करते हैं बहुत थोड़े अमाउंट में सिक्रीट करते हैं. ऐसा क्यों करते हैं, अब आप सोच सकते हैं कि यूरिनेशन बहुत थोड़ा करते हैं, एंड उनका जो डंग होता है वो भी ड्राई होता है और अमाउंट ऑफ यूरिन भी बहुत स्मॉल होता है. दे डू नॉट स्वेट, और ये स्वेटिंग भी नहीं आती है इनको, क्योंकि स्वेटिंग भी नहीं करते इनकी बॉडी, बिकॉज भाई नेचर ने उनको बनाया है हॉट डेजर्ट के लिए. तो अगर वो ज़्यादा यूरिनेशन करने लगे और उनकी जो डंग है उसमें भी पानी बाहर निकले, वो मॉइस्ट हो और स्वेटिंग भी उनकी बॉडी से निकले, तो उनकी बॉडी में तो पानी बचेगा ही नहीं. वो कैसे इतना एक्सट्रीम हॉट डेजर्ट में सर्वाइव करेंगे, इतना एक्सट्रीम क्लाइमेट में सर्वाइव करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना. इसलिए नेचर ने, गॉड ने उनको जैसा भी बनाया है उनकी ही सेफ्टी के पर्पज़ से बनाया है. ओके. तो कम यूरिनेशन, ड्राई डंग एंड do not sweating, these features help this camel to survive in hot climate. ठीक है. when water does not available for them in the hot summers, so they use this water. okay. this stored water. So as camels do not lose much water from their bodies, they can survive for many days without drinking water. बिना पानी पिए ही ये सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में हाइड्रेशन रहता है, हाइड्रेटेड रहती है इनकी बॉडी, आप ऐसे भी कह सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज माया टॉक्स अबाउट सीइंग द. अब माया के बारे में बात हो रही है, माया कह रही है अपनी बात कुछ, उसकी भी सुन लेते हैं. अबाउट सीइंग द प्लांट्स विद ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स. वो माया कह रही है कि उसने ना कुछ प्लांट्स देखे हैं जिनके फ्लावर्स बहुत ब्यूटीफुल हैं, जिनको रोडोडेंड्रॉन फ्लावर्स कहा जाता है. और इसने ये फ्लावर्स को कहाँ देखा है, शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीज. नीलगिरीज में शोला फॉरेस्ट, शोला जंगल है, वहाँ पे रोडोडेंड्रॉन के फ्लावर्स को इसने देखा. हेयर रोडोडेंड्रॉन्स आर ऑफ शॉर्टर हाइट. रोडोडेंड्रॉन्स की जो हाइट होती है छोटी होती है, एंड दे हैव स्मॉलर लीव्स, और इनकी जो पत्तियाँ होती हैं ना वो भी छोटी छोटी होती हैं. टू सर्वाइव थ्रू द हैवी विंड्स, ताकि ये, क्योंकि माउंटेन टॉप्स पे पाए जाते हैं ये रोडोडेंड्रॉन्स, तो इनकी जो पत्तियाँ होती हैं ये भी छोटी होती हैं और इनकी हाइट भी छोटी होती है, कम होती है, तो ये हैवी विंड्स को सह सकें और अपरूट ना हो जाएं. ठीक है. तो ये देखो, ये एक रोडोडेंड्रॉन का आपको दिख रहा है
फ्लावरिंग प्लांट है ये एक, कितना ब्यूटीफुल है। इसको हिंदी में बुरांश कहा जाता है। तो ये रेड कलर का भी होता है, ये पिंक कलर का भी होता है, और ये मेरे हिसाब से उत्तराखंड का ये स्टेट फ्लावर है। हिमाचल का पिंक रोडोडेंड्रॉन जो है, गुलाबी बुरांश वो उनका स्टेट फ्लावर है। तो ये नीलगिरीज में, ये कहाँ पाया जाता है, माउंटेन्स हिमालयाज़ में, पहाड़ी रीजन्स में पाया जाता है। देखो सिक्किम, हाँ। तो अभी देखो हाउएवर पेमा हु इज़ फ्रॉम सिक्किम, देखो अभी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो पेमा है एक लड़की, वो सिक्किम से है, और उसने भी मेंशन किया है दैट शी आल्सो हैज़ ऑब्जर्व रोडोडेंड्रॉन्स इन नियर बाय माउंटेन्स टू बी टॉलर। पेमा कहती है कि सिक्किम में जो होते हैं ना रोडोडेंड्रॉन्स, वो टॉलर होते हैं, वो ऊंचे होते हैं। लेकिन जो रीजन की बात है ना, देखिए जो हिमालयन रीजन में है वो शॉर्टर हाइट का है, उसके स्मॉल लीव्स हैं, और इनके फ्लावर्स भी अलग अलग कलर के हो सकते हैं। और सिक्किम में जो पाया जाता है माउंटेन रीजन में, वो टॉलर रोडोडेंड्रॉन्स होते हैं। सो इवन प्लांट्स, कहते हैं कि प्लांट्स भी जो है ना, सच एज रोडोडेंड्रॉन्स, दे मे एग्जिबिट डिफरेंट फीचर्स। तो कहते हैं कि जो रोडोडेंड्रॉन है, डिफरेंट रोडीजन्स के रोडोडेंड्रॉन्स हैं, उनमें अलग अलग विशेषताएं हैं, उनमें अलग अलग फीचर्स देखने को मिलेंगे। उनके फ्लावर्स का कलर चेंज होगा, उनकी हाइट और टॉलनेस जो होगी वो भी अलग होगी, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट रीजन्स इन विच दे सर्वाइव। तो जिस रीजन में वो सर्वाइव करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनके फीचर्स होंगे। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि ये मैं क्या बोलती जा रही हूँ, आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। ठीक है बच्चों, डिफरेंट फीचर्स ऑफ रोडोडेंड्रॉन्स। तो इस ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने रोडोडेंड्रॉन की बात की, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, माउंटेन्स में, नीलगिरी फॉरेस्ट में, ठीक है, इसमें सिक्किम में देखा, ठीक है, और जितने पहाड़ी क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल जितने भी हैं, वहाँ ये सब ये रोडोडेंड्रॉन्स पाए जाते हैं। हालांकि ये जो रोडोडेंड्रॉन है ना, इनके जो फ्लावर्स हैं, ये इससे टी भी बनती है, इससे शरबत बनता है ना, ड्रिंक्स भी बनते हैं, इससे चटनी एंड जैम्स, इस तरह की चीज़ें बनती हैं। और ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत होती हैं इन फ्लावर्स के अंदर। ओके, तो ये रोडोडेंड्रॉन की बात थी। अब आते हैं नेक्स्ट एक बच्चा है, इसका नाम है सागर टेल्स हिज क्लासमेट। अब सागर अपना ऑब्जर्वेशन अपने क्लासमेट्स को बताता है कि जब वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे गया था अपने पेरेंट्स के साथ में फॉर अ स्पेशल इवेंट देयर, ही सॉ ह्यूज व्हेल्स एंड कलरफुल फिशेस इन द ओशन। तो अब अंडमान निकोबार आइलैंड गया था तो ऑब्वियसली वहाँ ओशन है, उसने वहाँ बड़ी बड़ी वेल्स को देखा, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर कलरफुल मछलियों को देखा। एंड हिज फादर एक्सप्लेन दैट स्ट्रीमलाइन बॉडी ऑफ फिश हेल्प्स देम टू स्विम इन वाटर। और जब उसने अपने फादर को पूछा होगा कि पापा ये कैसी फिशेस जो है कैसे मूव करती हैं पानी के अंदर, कैसे चलती हैं, तो उसके पापा ने बोला कि बेटा इन फिशेस की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड होने की वजह से मतलब आगे से नुकीली, बीच में से चौड़ी, ब्रॉड, ठीक है, तो आगे से नैरो, मिडल से ब्रॉड और पीछे से फिर से नैरो। तो ये जो शेप है इसको स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं, स्पिंडल शेप कहते हैं। तो ये बॉडी जो है वो क्या करती है, वाटर के साथ में जो है वो वाटर जब क्रॉस करता है इनकी बॉडी को धकेलता नहीं है, बल्कि क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और ये इजीली जो है वो स्विम कर पाती हैं इस स्ट्रीमलाइन बॉडी की हेल्प से। ठीक है, जैसे बर्ड्स की होती है तो बर्ड्स कैन ईजिली फ्लाई इन द स्काई, उनकी भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। एरोप्लेन जो होता है उसकी भी स्ट्रीमलाइन शेप इसीलिए बनाई गई। बर्ड्स को ध्यान से किसी साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये बर्ड्स की बॉडी की शेप कैसी है, ये कैसे फ्लाई कर पा रहे हैं, बस उस ऑब्जर्वेशन से ही जो राइट ब्रदर्स थे उन्होंने एरोप्लेन को इन्वेंट कर दिया था। ओके, तो इसी तरह से जो है वो हमारे नेचर में आपको और स्ट्रीमलाइन बॉडी किस में मिलेगी, बर्ड्स में भी मिल जाएगी। ओके, और जो हमारे शिप्स होते हैं हमारे पानी के अंदर जो चलते हैं, तो फिशेस की बॉडी को ऑब्जर्व करके ही देखो शिप की शेप बनाई गई, बोट्स की शेप बनाई गई, सो दैट वो इजीली पानी के अंदर, पानी का इतना फोर्स जो है एंड इतना रेजिस्टेंस जो है उसको वो झेल पाते हैं और इजीली पानी में चल पाते हैं। तो वो भी क्या है, तो ये सब चीज़ें जो है वो हम अपने जितने भी
आसपास हमारे क्रिएचर्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, एनिमल्स हैं, उनको ऑब्जर्व किया लोगों ने और देखो इस तरह की चीज़ें इन्वेंट कर दी, राइट। तो चलो बच्चों ये तो बात थी इसकी। अब कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 27। पेज नंबर 27, 28, 29, 3 pages are left. 3 pages are left बच्चे. Let us read them and finish the chapter. We have learned that plants and animals living in a particular region have special features. अब हमने सीखा कि जो plants हैं और animals हैं जो एक खास किसी क्षेत्र में रहते हैं उनमें खास स्पेशल विशेषताएं, स्पेशल फीचर्स होते हैं that make them fit to survive there. These special features, ये जो खास विशेषताएं होती हैं इन प्लांट्स की या एनिमल्स की जो उस पर्टिकुलर रीजन में उनको सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं, दैट these special features that enable these plants and animals to survive in a particular region are called adaptations. Very very important. You can star mark this definition. What do you mean by the term adaptation? The term adaptation, ठीक है, तो क्या होता है term adaptation? अब आप कैसे इसको define करोगे? There are special features in which enable the plants and animals to survive in a particular region are called adaptations. Okay, and different plants and animals of different regions have special features that make them fit to survive there. Okay, फिर एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं जैसे देवदार ट्री, ठीक है, शेप ऑफ देवदार ट्री हो गया, कॉनिकल शेप ऑफ देवदार ट्री, एंड द हाइट ऑफ रोडोडेंड्रॉन. हाइट ऑफ रोडोडेंड्रॉन छोटी हाइट होती है तो माउंटेन्स में इजीली जो है वो हैवी विंड्स जो है वो उनका नुकसान नहीं कर सकती. तो शेप ऑफ द देवदार ट्री, हाइट ऑफ द रोडोडेंड्रॉन, दे आर द अडेप्टेशंस. तो शेप देवदार ट्री की एंड हाइट रोडोडेंड्रॉन की. तो शेप और हाइट जो है इन प्लांट्स की अडेप्टेशंस है विच इनेबल देम. अडेप्टेशन क्या होता है? एडजस्ट करना, कि ये अपने आप को ये शॉर्ट मतलब लॉन्ग टर्म के लिए दो तरह की एडेप्टेशन होती है, लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन, शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन. ठीक है, तो ये तो लॉन्ग टर्म एडेप्टेशंस है क्योंकि इनको तो इन्हीं एरियाज़ में रहना है, इन प्लांट्स को जहाँ ये ग्रो कर पाते हैं. तो these adaptations enable them to survive in the mountainous region. ठीक है, shape of the deodar tree and height of the rhododendron, these are the adaptations which enable them to survive in mountainous region, right. Next important term here is habitat. Habitat क्या होता है? It is a place where plants and animals live. जहाँ पे plants और animals रहते हैं उसे हैबिटेट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हैबिटेट ऑफ सी टर्टल इज़ द सी. सी टर्टल का जो हैबिटेट है वो है सी और ओशियन. द हैबिटेट ऑफ अ कैमल का जो हैबिटेट है दैट इज़ हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट. एंड हैबिटेट ऑफ अ रोडोडेंड्रॉन इज़ mountains. Habitat of plants and animals provide them food. अब what is the role of this habitat? This is also very important कि habitat का role क्या है. तो habitat क्या करता है? Habitat of plants and animals provides them food, shelter, water, air and other needs for their survival. ठीक है, तो let us highlight all these points, very very important points. ये देखिए, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, एक तो डिफाइन हैबिटेट और दूसरा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हैबिटेट, हाउ हैबिटेट हेल्प्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, या व्हाट इज़ द रोल ऑफ हैबिटेट. तो आप क्या लिखोगे कि हैबिटेट प्रोवाइड्स देम फूड, प्रोवाइड्स देम वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स को फुलफिल करना. उनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ब्रीडिंग प्रोसेस उनका हैबिटेट में ही होता है, वेयर दे गेट ऑल द एसेंशियल फैसिलिटीज़, ठीक है, for their survival. Okay, तो many type of plants and animals may share same habitat. बहुत तरह के plants होते हैं, बहुत तरह के animals, और कई बार वो many types यानी different variety के plants animals they may share same habitat. तो same habitat में रह सकते हैं. Habitat plays an important role. So habitat plays very important role in shaping our biodiversity. हमारी बायोडाइवर्सिटी को शेप करने के लिए, किसी रीजन की बायोडाइवर्सिटी को शेप करने के लिए हैबिटेट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट. कम टू द नेक्स्ट, नो अ साइंटिस्ट. अभी यहाँ फिर से हम एक साइंटिस्ट को जानेंगे जो कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं और इनको
ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है मिस्टर सलीम अली। सलीम अली ये ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स की स्टडी की है। बर्ड्स पे इन्होंने बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किया, बहुत सारा स्टडी किया है, और इन्होंने भी जो है दस्तावेज बनाए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं और बर्ड्स के जो हैबिटेट हैं उनके ऊपर, और बर्ड्स जो है वो के जो ट्रैवल रूट्स होते हैं कि बर्ड्स जो है वो माइग्रेट कैसे करते हैं, मतलब, और उनके जो ट्रैवल रूट्स रहते हैं, उनके हैबिटेट्स रहते हैं, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्स बनाया है। एंड उन्होंने जो बर्ड्स हैं उनके जो रीजन्स हैं, क्षेत्र हैं जहाँ वो रहते हैं, हैबिटेट्स, उनको कंजर्व करने के लिए भी बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं। और कियोलेडियो नेशनल पार्क which is in Bharatpur, Rajasthan, very very important, you must know where is Kiyoledio National Park is situated or located, Bharatpur, Rajasthan. And the Ranganathitu Bird Sanctuary which is in Mandya, Karnataka are the examples of the regions he preserved. तो इन्होंने कहाँ बर्ड्स को प्रिजर्व किया? इन्होंने एक कियोलेडियो नेशनल पार्क जो भरतपुर राजस्थान में है, और एक रंगानाथीथू बर्ड सेंचुरी मांड्या कर्नाटका में। ये एग्जाम्पल्स हैं जिन रीजन्स में इन्होंने बर्ड्स के प्रिजर्वेशन के लिए कुछ स्टेप्स लिए। ही रोट अ लैंडमार्क सीरीज ऑफ 10 बुक्स। उन्होंने 10 बुक्स की एक सीरीज़ लिखी है, बर्ड्स के ऊपर 10 बुक्स लिखी हैं ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ही बर्ड्स के ऊपर इन्होंने 10 बुक्स लिखी हैं, which is a landmark series, and he referred to as the bird man of India. इनको bird man of India कहा जाता है। He was awarded पद्म विभूषण in 1976। इनको पद्म विभूषण अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है 1976 में। तो ये इन्फॉर्मेशन होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बच्चे ऑलवेज पेन डाउन दीज इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, ओके। दिस इज़ नॉट ओनली द सब्जेक्ट यू आर स्टडिंग, बल्कि आप अपनी जीके, अपनी जनरल नॉलेज को भी यहाँ पे साथ के साथ, जो स्टैटिक जीके होता है उसको साथ के साथ में आप इम्प्रूव कर सकते हो, ओके। तो हमें पता चला एक ऐसे साइंटिस्ट जिनका नाम है सलीम अली, तो 1896 से उनके बर्थ से लेके इनकी डेथ 1987 तक ही ट्रेवल्ड अक्रॉस इंडिया टू ऑब्जर्व डाइवर्सिटी इन बर्ड्स। पूरे इंडिया में घूमे, उन्होंने अलग अलग तरह के पक्षियों को देखा एंड ऑब्जर्व किया उनका बिहेवियर, उनका, है ना। ही प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ बर्ड्स। उन्होंने बर्ड्स की लिस्ट प्रिपेयर की, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए उनके हैबिटेट्स और उनके ट्रैवल रूट्स के ऊपर। ही रिकॉर्डेड द रीजन्स विद हाई डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स। उन्होंने ऐसे रीजन्स को भी रिकॉर्ड किया अपने डॉक्यूमेंट्स में जहाँ बहुत ज़्यादा पक्षी पाए जाते हैं और वेराइटी ऑफ बर्ड्स पाए जाते हैं, एंड टुक मेजर्स टू कंजर्व दिस रीजन। और इन्होंने काफ़ी कुछ हद तक एफर्ट्स बहुत ज़्यादा किए, कुछ स्टेप्स भी लिए इन रीजन्स को कंजर्व करने के लिए, ताकि इन बर्ड्स को नुकसान ना पहुँचे, या एक्सटिंक्ट ना हो, ये एंडेंजर्ड उसमें ना आए, कैटेगरी में ना आए। कि Kiyoledio National Park in Bharatpur, Rajasthan, and Ranganathitu Bird Sanctuary in Mandya, Karnataka, they are the big examples of the regions he preserved. He wrote a landmark series of 10 books on birds of Indian subcontinent. He referred to as the most important, he referred to as the bird man of India, and he was awarded with Padma Vibhushan in 1976. Okay. Next, the point is, what are the different ways in which you can group plants and animals based on their habitats? अभी कह रहे हैं कि हैबिटेट के बेसिस पे आप प्लांट्स और एनिमल्स को किस तरीके से ग्रुप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। वेरी इजी। वन वे इज़ टू ग्रुप देम इनटू दोज दैट लिव ऑन लैंड। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं एंड ऐसे एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं। एक टेबल बना लीजिए, एक साइड में एनिमल्स लिव ऑन लैंड और एक साइड में लिखिए एनिमल्स लिव ऑन वाटर, लिव इन वाटर। ठीक है, और बस उन एनिमल्स की लिस्ट बना दीजिए जो लैंड में रहते हैं, जो वाटर में रहते हैं। सो सिंपल, एंड वी कैन group them. The plants and the animals that live on the land are said to live in terrestrial habitats. अब जो plants और animals हैं जो लैंड पे रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। एंड द हैबिटेट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ओके, वेयर दे लिव. Plants and animals that live on the land are said to live in terrestrial habitats. Examples of terrestrial habitats. अब terrestrial habitats के एग्जाम्पल बताने हैं, एनिमल्स के नहीं बताने हैं, हैबिटेट्स के. हैबिटेट कौन से होते हैं टेरेस्ट्रियल?
जो ज़मीन से जुड़े हैं, जंगल है ना, डेजर्ट्स है, और जिनको मरुस्थल बोलते हैं हिंदी में, ग्रासलैंड्स है, एंड माउंटेन्स है। तो ग्रासलैंड, माउंटेन, डेजर्ट, फॉरेस्ट, दीज आर द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, ओके। एंड द प्लांट्स एंड एनिमल दैट live on the this land or terrestrial habitat, they are terrestrial animals, okay. Come on next page, page number 28. तो पेज नंबर 28 में क्या दिया, द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। अब प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर सेड टू बी एक्वेटिक हैबिटेट। मीन्स कि जो प्लांट्स और एनिमल जो पानी में रहते हैं, तो वो किस तरह के हैबिटेट में रहते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में। एग्जाम्पल हमें पता ही है, पर एक्वेटिक हैबिटेट्स के एग्जाम्पल्स इन्होंने यहाँ बोले हैं, तो वो हैं पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स एंड ओशियंस। एंड द एनिमल्स विच लिव इन these ponds, lake, river, oceans or aquatic habitat, they are aquatic animals, ठीक है। some animals such as frogs can live in water as well as on land। कुछ animals ऐसे होते हैं वो land पे भी रहते हैं और water में भी रहते हैं, they are called amphibians। what would happen if habitat of plant or animal is damaged। अब ये कह रहे हैं कि क्या होगा, very very important question to think। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन सोचने वाला क्वेश्चन है कि अगर हैबिटेट्स ही ना रहे, प्लांट्स और एनिमल्स के हैबिटेट को डैमेज कर दिया जाए तो क्या होगा। हमारे प्लांट्स, हमारे जंगलों को काट दिया जाए, है ना, और हमारे जो वो एक्वेटिक एनिमल है, हमारा वाटर पॉल्यूट हो जाए, जहाँ पे हमारे ओशियंस, रिवर्स पॉल्यूट हो जाएं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हम कितना नुकसान करते हैं, हम अपने वाटर को, अपनी लैंड को, अपनी लैंड को पॉल्यूट कर रहे हैं, वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं, अपने फॉरेस्ट को काट रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि इनका जो हैबिटेट है बर्ड्स का, एनिमल्स का, ये जो जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ये कैसे सर्वाइव करेंगे, ठीक है, नहीं ना कर पाएंगे। तो व्हाट वुड हैपन इफ़ गोट डज नॉट गेट ग्रास टू ईट। अगर बकरी को घास खाने को नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो गोट से हमें क्या मिलता है, हमें दूध देती है गोट, हमें मीट देती है गोट, ठीक है। तो और भी जो बहुत सारी चीज़ें इनके स्किन से बनती हैं, ठीक है। तो और मैन्योर देती है फील्ड्स के लिए, ठीक है। और तो क्या होगा, तो वो जो एनिमल है वो इंडेंजर्ड उसमें हो सकता है, आ सकता है, क्योंकि उसको भाई ग्रास नहीं मिल रहा, प्लांट्स काट रहे हो आप, फॉरेस्ट जंगलों को काट रहे हो, उनके हैबिटेट को कट कर रहे हो, उनका फूड को आप नहीं छोड़ रहे हो, तो वो कैसे ज़िंदा रहेंगे, है ना। उनका फूड, उनका ग्रास है जो आप नहीं छोड़ रहे हो, तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। फ़िश भी वाटर के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अगर वाटर पॉल्यूटेड होगा तो वो तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, वो वैसे ही सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो check your parents, grandparents, neighbors to know about the plants, birds, insects or any other animal they used to see frequently in their childhood but do not see often now। अब यहाँ पे बोला गया है बच्चों कि आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को, या अपने नेबरहुड में कोई भी आपके हैं अंकल आंट, है ना, उनसे जानिए कि जब वो छोटे बच्चे थे, जब वो अपने चाइल्डहुड में थे, तो उनके समय में किस तरह के प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और एनिमल्स मिला करते थे जो आज नहीं मिल रहे हैं, जो आज देखने को भी नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। दीज चेंजेस, और ये चेंजेस हुए कैसे, दीज चेंजेस ऑफन हैपन व्हेन हैबिटेट्स आर डैमेज्ड। तो कहते हैं कि ये जो चेंजेस होते हैं ना, ये तभी होते हैं जब हम इन एनिमल्स के, प्लांट्स के हैबिटेट को नुकसान पहुंचाते हैं। द डैमेज ऑफ द हैबिटेट ऑफ दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स लीड्स टू द रिजल्ट इन द लॉस ऑफ देयर होम, फूड एंड अदर रिसोर्सेज। एक तो हम उनका घर, हम उनका फूड, हम और भी उनके रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं जिनके ऊपर वो ज़िंदा हैं। तो इससे क्या होगा, दिस लीड्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इससे हमारे जो प्लांट्स और एनिमल हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और हमारा बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी नुकसान हो जाएगा, यानी हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, फ्लोरा, फौना ही नहीं रहेगा जो एक दूसरे, और हम भी तो इनके ऊपर डिपेंड हैं, है ना। इन प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर ह्यूमन बीइंग भी डिपेंड है। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग के ऊपर भी कुछ इम्पैक्ट आएगा, कुछ क्या बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। अगर प्लांट्स को हम कम कर देंगे, ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, ठीक है। तो हमारा जो पूरा फूड चेन है, फूड वेब है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, हमारे प्लेनेट अर्थ का। तो ये सारी बातें हैं, तो विच ऑल लीड्स टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इम्पैक्ट द ह्यूमन लाइव्स ऑल्सो। द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर, चीता, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैज़ डिक्लाइंड इन इंडिया। अब देखिए यहाँ
पे और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, डू यू नो? ये कह रहे हैं कि जो बंगाल टाइगर है, चीता है एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इनकी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, ये डिक्लाइन हो रही है, यानी कि ये नंबर में कम हो रहे हैं। डिक्लाइन मीन कि ये जो नंबर है इनका या पॉपुलेशन है कम हो रही है भारत में इनकी, बंगाल टाइगर, चीता और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ड्यू टू लॉस ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, क्योंकि हम उनके जंगलों को काट रहे हैं बाय कॉजिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, हम अपना कोई टिम्बर के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए हम लोग अपने इनके नेचुरल हैबिटेट्स को ख़त्म कर रहे हैं, दैट्स वाई दे आर डिक्लाइनिंग। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड सेवरल प्रोजेक्ट्स टू कंजर्व और बायोडाइवर्सिटी। हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किए हैं अपनी कंजर्व करने के लिए बायोडाइवर्सिटी को। एंड द प्रोजेक्ट टाइगर वॉज इनिशिएटेड इन 1973। प्रोजेक्ट टाइगर कब इनिशिएट किया गया था? 1973 में। पॉइंट इज़ टू बी नोटेड हेयर, ठीक है, कि प्रोजेक्ट टाइगर कब इनिशिएट हुआ था? 1973 में। और ये किस लिए शुरू किया गया था? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन कम होती जा रही है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। किसकी पॉपुलेशन कम होती जा रही थी? बंगाल टाइगर की पॉपुलेशन कम हो रही है, इसलिए हमने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले 1973 में ये प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। और ये जो बंगाल टाइगर है ये अपना नेशनल एनिमल भी है। ठीक है, तो चीता री-इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट was initiated in 2022 to restore the population of cheetah। अब ये कह रहे हैं कि जो चीता री-इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है, चीता को दोबारा लाया गया और अपने जंगलों में, और ये 2022 में लाया गया इसको, ताकि इसकी पॉपुलेशन रिस्टोर हो सके। सिमिलरली मेरे ख्याल से इसको अभी पहले न्यूज़ में भी था कुछ टाइम पहले, नामीबिया और अफ्रीका से कुछ चीतास को लाया गया है और इनको मध्य प्रदेश में वहाँ पे एक नेशनल पार्क है, वहाँ पे इनको छोड़ा गया है ना, ताकि इनकी पॉपुलेशन को रिस्टोर किया जा सके फिर से। ठीक है, इसी तरह टाइगर्स को भी लाया गया है ना। तो सिमिलरली हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड एरियाज़। और ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये इसको और राजस्थान का स्टेट बर्ड है, ये इसको सोन चिड़ैया भी बोलते हैं। ठीक है, और भी इसको और काफ़ी सारे नाम है राजस्थान में, इसका अपना अलग उनका रीजनल नेम है। ठीक है, तो ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड है ये काफ़ी बड़ा बर्ड है, या हैवी कह लो, हैवी बॉडी बर्ड है ये, जो कि फ्लाई करता है। ठीक है, तो राजस्थान का स्टेट बर्ड है। तो सिमिलरली जो हैबिटेट है इसका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, ये भी मतलब खतरे में था, तो इस वजह से जो है इसको भी प्रोटेक्ट करने, इसके एरियाज़ को भी प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके हैबिटेट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो इनको कहाँ रखा गया है? हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैव बीन डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड। हाँ, अब इनका हैबिटेट प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिया गया है। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इन द स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। तो गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के एरिया में ये पाया जाता है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट बेटा, ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये भी मोर टू नो आप और भी जान सकते हैं सेक्रेड ग्रुप्स होते क्या हैं। सेक्रेड के वर्ड के मीनिंग से ही आप समझ पा रहे होंगे कि कुछ ऐसा जिनको हमने अपने मतलब रिलीजियस जो गुरुज हैं उनके नाम पे हमने कुछ ऐसे प्लेसेस, ऐसे फॉरेस्ट रखे हैं जिनमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ठीक है, बिना गवर्नमेंट की परमिशन के जो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है ना, वो इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। और वो जो कम्युनिटी है वो किसी को अलाउ नहीं करती है कि इस जगह के जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनको कोई हार्म पहुँचाया जाए, उनको कट करना मना है। ठीक है, उन एरियाज़ में बिल्कुल भी ह्यूमन की इंटरफेरेंस जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाती है। तो ऐसे कुछ जो एरियाज़ हैं
वो कम्युनिटी के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, जिन्हें हम सेक्रेड ग्रूव्स कहते हैं। ओके बच्चे, तो दीज आर सेक्रेड ग्रूव्स आर अनडिस्टर्ब पैचेस ऑफ फॉरेस्ट। ये जंगलों के कुछ कुछ पैचेस हैं जिनको बिल्कुल अनडिस्टर्ब रखा गया है, जहाँ पर देयर साइजेस में वेरी, इनका साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। और सेक्रेड ग्रूव्स जो हैं वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, एंड दे आर होम टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और काफ़ी सारे प्लांट्स एनिमल्स हमारे यहाँ रहते हैं, बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे, इंक्लूडिंग न्यूमरस मेडिसिनल प्लांट, जबकि यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स भी बहुत हैं, बट दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी। लोकल कम्युनिटी जो है यहाँ की, वो इनको प्रोटेक्ट करती है, एंड नो वन इज़ अलाउड टू हार्म एनी एनिमल्स एंड कट ट्रीज इन दीज ग्रुप्स। और किसी को भी ये परमिशन नहीं है कि वो पेड़ काटें यहाँ से, ठीक है, और डिस्टर्ब करें इस एरिया को। दिस वे सेक्रेड ग्रुप्स जो है दे आर कम्युनिटी प्रोटेक्टेड ट्रेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो व्हाट आर सेक्रेड ग्रुप्स, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है कि सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं। तो हम कह सकते हैं ये कि सेक्रेड ग्रुप्स, ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है बच्चे कि सेक्रेड ग्रुप्स दे आर द कम्युनिटी प्रोटेक्टेड ट्रेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। व्हाट आर दे आर द कम्युनिटी प्रोटेक्टेड डेजर्ट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो दीज आर पॉइंट्स, ठीक है। इफ the question come, you can write these points over here. Okay, we must protect biodiversity to ensure our planet is full of life. तो हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए? टू इंश्योर आवर प्लेनेट इज़ फुल ऑफ लाइफ, ताकि हमारा प्लेनेट लाइफ से फुल हो, हर तरह के ऑर्गेनिजम्स यहाँ इस अर्थ पे रहें। सिर्फ ह्यूमन बींग्स का ही यहाँ राज ना हो, सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए ही ये प्लेनेट नहीं है, बल्कि प्लांट्स, एनिमल्स और तरह तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यहाँ पे रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकें, थ्राइव कर सकें, ठीक है। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, टू इंश्योर आवर प्लैनेट इज़ फुल ऑफ लाइफ एंड हेल्प द प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव एंड थ्राइव। ओके, तो दीज आर सम कीवर्ड्स हियर बिलो, तो यू कैन सी देम, यू कैन नाउ फाइंड देम फ्रॉम योर चैप्टर, ठीक है। मैंने ये सारे आपको एडेप्टेशन, मोनोकॉट प्लांट्स, एम्फीबियंस, पैरेलल वेनेशन, एक्वेटिक, रेटिकुलेट वेनेशन, तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको करवा चुकी हूँ, हाईलाइट करवाया है। आप जो है वो चैप्टर को जब रीड करने बैठेंगे दोबारा से, तो आप जो इन चीज़ों को हाईलाइट करके ये लर्न कर सकते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। ये देखिए, ये सारे कीवर्ड्स, डाइकॉट प्लांट्स, फाइब्रस रूट्स, हैबिटेट, हर्ब्स, वेनेशन, ट्री क्या होता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है, टैप रूट, श्रब, सेक्रेड ग्रूव्स अभी मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। एनालाइज करना क्या होता है मैंने आपको बताया, कंपेयर करना होता है दो चीज़ों को जब हम आपस में तुलना करते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन और डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स, सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। कंपेयर तो हम, है ना, डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे करते हैं। फिर एक्सप्लोर करना क्या होता है, ग्रुप करना, हाँ, ऑब्जर्व करना क्या होता है, सब आपको बताया गया है। रिकॉर्ड करना, रिलेट करना, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो आपको अपने चैप्टर के बीच में ही मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं मिलेंगे तो आई विल मेक वन मोर वीडियो इन विच आई विल डिस्कस कीवर्ड्स एंड द समरी ऑफ द चैप्टर। आप स्टडी कर लेना। I will discuss with you this exercise, this back exercise. We will discuss these questions also, ठीक है, to enhance our learning. तो हम ये questions भी discuss करेंगे along with the keywords. Till then, you people read the chapter carefully बच्चे, ठीक है। And if in case आपको कुछ समझ नहीं आता है, आपको लगता है मैंने कुछ भी अगर गलत पढ़ाया है, यू कैन कॉमेंट मी इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। और कीप वॉचिंग। इफ़ यू रियली लाइक द वे आई एम टीचिंग यू, लाइन बाय लाइन आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, इफ़ यू लाइक दैट, काइंडली subscribe my channel, share it to your friends, ठीक है, who are in the same grade, and comment me, ठीक है। कमेंट करना ज़रूरी है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता लगी या कुछ स्लिप ऑफ टंग हो गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। एंड टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड्स
and back exercise of the chapter. Thank you. Bye bye. Take care.